अब हम लोग देख रहे हैं 9th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर बात करें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जो लाइफ बना है, लाइफ का जो ओरिजिनेशन है वो कहीं ना कहीं सेल से है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी जो लाइफ है उसका बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हमारा घर किससे बनता है, ईंट से बनता है, उसी तरह से जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो सेल से हुआ है। ठीक है, दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फ्रॉम विच लाइफ टेक्स प्लेस। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइफ का जो बेसिक मतलब स्ट्रक्चरल बोल लो, फंक्शनल बोल लो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर कह लो, उसका बेसिक फंक्शन कह लो, सबसे बेसिक यूनिट कौन है लाइफ का, सेल होता है। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है लाइफ का वो सेल होता है। ठीक है, अब अगर बात करें सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में, तो रॉबर्ट हुक के बारे में पहले कुछ बातों को यहाँ पे समझ लेंगे। ये है रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक साहब हैं और इन्होंने 1665 में क्या किया, समझना बात को। इन्होंने 1665 में, ये दिख रहा है कॉर्क, कॉर्क दिख रहा है, ये जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है ना ट्री का, जो हम लोग को दिखता है सबसे बाहरी जो लेयर होता है ट्री का, दैट इज कॉर्क। इन्होंने कॉर्क को लिया और इन्होंने अपना एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था कुछ इस तरह से, और इस माइक्रोस्कोप में इन्होंने जब देखा, किसको लिया, कॉर्क को लिया। ये कॉर्क को लिया, किन्होंने लिया, रॉबर्ट हुक साहब ने, कब, 1665 में। और इस तरह का माइक्रोस्कोप बना करके जब देखा तो उनको देखने को क्या मिलता है कि उसमें कुछ इस तरह के हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। ये देख रहे हो, ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, रॉबर्ट हुक साहब को। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जब देखने को मिला तो इन हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को जब उन्होंने देखा तो ये किस तरह से लग रहा था, तो देखने में बहुत छोटा छोटा लग रहा था, यानी स्मॉल बॉक्स कह लो या लिटिल रूम बोल लो, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब की तरह लग रहा है देखने में। ठीक है, हनी कॉम्ब की तरह। तो लिटिल रूम, छोटा छोटा घर लग रहा था देखने में, लिटिल रूम। और लिटिल रूम को ही ग्रीक में सेल कहा जाता है, छोटे छोटे रूम को ही क्या कहा जाता है, सेल। तो साहब ने इसका नाम क्या रख दिया, बेसिकली सेल कह दिया कि यही सेल है। लेकिन ये जो सेल इनको मिला था, ध्यान रखेंगे, ये जो सेल इनको मिला था, यही वाला जो सेल था ना, ये डेड सेल है। ये जितने भी सेल दिख, मतलब इनको जो सेल देखने को मिला वो कैसा सेल था, डेड सेल। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि डेड सेल का डिस्कवरर कौन है, तो ध्यान रखना रॉबर्ट हुक। या ये भी क्वेश्चन आ जाए कि सेल का पहली बार खोज किसने किया, फर्स्ट डिस्कवरर कौन है सेल का, तो वो भी कौन है, रॉबर्ट हुक साहब है। ठीक है, इन बातों को ज़रा सा ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, इन बातों को ज़रा ध्यान रखना। तो आई होप रॉबर्ट हुक का कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो रॉबर्ट हुक के बारे में बात समझ में आ चुका है कि रॉबर्ट हुक ने हमें क्या बताया, डिस्कवरर ऑफ सेल, इनको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट टाइम कॉर्क में इन्होंने अपना मतलब जो सेल को खोजा, हनी कॉम लाइक दिख रहा था, वो कैसा सेल था, डेड सेल था। ठीक है, इसके बाद जो पर्सन है वो है लिवेनहॉक। इसके बाद कौन से पर्सन है, लिवेनहॉक। लिवेनहॉक जो ये भी डिस्कवरर है, लेकिन ये किस सेल के डिस्कवरर हैं, तो लिविंग सेल का। ठीक है, रॉबर्ट हुक किस सेल का खोज किए थे, डेड सेल का। और लिवेनहॉक जो है वो डिस्कवरर हैं फ्री लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे खोजा था इन्होंने, पॉन्ड वाटर में। लिविंग सेल इनको कहाँ मिला था, पॉन्ड वाटर में। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कहाँ मिला था, कॉर्क में। कॉर्क क्या था हम दिखा दिए डायग्राम। और लिवेनहॉक को कहाँ मिला, लिवेनहॉक को मिला था पॉन्ड वाटर में, लिविंग सेल। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हु इज द डिस्कवरर और हु इज द डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल, अगर लिविंग वर्ड लगा हुआ है देन आंसर क्या हो जाएगा, लिवेनहॉक। ठीक है, लिवेनहॉक। तो अभी तक हम लोग इतनी बातों को समझे। और रॉबर्ट ब्राउन जो है वो किसका डिस्कवरर हम लोग मानते हैं, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या है हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझे कि सेल क्या होता है, किसी भी लाइफ का जो ओरिजिन है ना वो सेल से होता है। यानी सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल है। जैसे एक घर को बनाने में सबसे छोटा सा यूनिट क्या होता है, तो ईंट रख रख के हम लोग घर बनाते हैं। जस्ट उसी तरीके से जो बॉडी बनता है, यानी जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं सेल से हुआ है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। अब आते हैं सेल से रिलेटेड कुछ बातों को समझना। इसके बाद दो पर्सन आए जिनका नाम है, क्या नाम है, ध्यान से पढ़ो, क्या नाम है। तो एक का नाम है स्लाइडन और दूसरे का नाम है स्वान। ये हमारे स्लाइडन साहब हैं
और ये कौन है, स्वान है। ठीक है, स्लाइडन कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान कौन थे, तो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। देखो बॉटनिस्ट उसको बोलते हैं जो बेसिकली बॉटनी से रिलेटेड काम मतलब देखता हो। बॉटनी मतलब समझ लो ना तुम, फल फूल जो पौधा वाधा से रिलेटेड मतलब वो उसी का मतलब एक तरह से वर्क को देखते हैं। और जूलॉजिस्ट हो गए जो कि जानवरों के प्रति मतलब जानवरों का जिनको नॉलेज हो, जूलॉजिस्ट। तो ये बॉटनिस्ट थे और ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ऑब्वियस है कि अगर ये बॉटनिस्ट हैं, अगर स्लाइडन क्या है, बॉटनिस्ट है, तो प्लांट से इनका लेना देना है। तो इन्होंने क्या किया, ही स्टडीड मैनी प्लांट्स, ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने एक कथन हम लोगों के सामने दिया कि भैया जितने भी प्लांट है ना वो सेल से बने हैं, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड ही काम करेंगे बिकॉज ये बॉटनिस्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये भाई साहब कौन है हमारे, स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इनका काम था एनिमल्स रिलेटेड, एनिमल्स पे ही मतलब इनका पूरा वर्क चलता था। तो इन्होंने क्या बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इन्होंने बताया कि जितने भी मतलब एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, बोथ आर द फाउंडर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो ये दोनों ही क्या है, सेल थ्योरी के फाउंडर हैं। सेल थ्योरी क्या है अभी हम बता रहे हैं। तो ये जो बात इन्होंने कहा ना कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो यहीं से फिर सेल थ्योरी अब आगे क्या होने वाला है बात को समझेंगे। और ये स्लाइडन है और ये स्वान है, तो देख लो इन दोनों को। और इन्होंने क्या, कौन थे ये, तो बता दिए, ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने प्लांट पे काम किया, इन्होंने एनिमल पे, और ये बात इन लोगों ने बताया। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब ये बताओ, ठीक है आप लोग कह रहे हो कि प्लांट सेल से बना है और आप लोग ये भी कह रहे हो कि एनिमल भी सेल से बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा ये बता दो कि जो नया सेल है वो आता कहाँ से है। ठीक है, जो नया सेल है वो आता कहाँ से है, मतलब कोई भी जो सेल हम लोग को दिख रहा है वो आ कहाँ से रहा है, बन कैसे रहा है, कोई भी नया सेल बन कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। किसके पास, स्लाइडन और स्वान के पास। ठीक है, एक सेकेंड। तो स्लाइडन और स्वान के पास इसका कोई जवाब ना था। तो जरा पढ़ो इसको क्या लिखा है, ध्यान दो। स्लाइडन एंड स्वान proposed the cell theory and formulated that all plant and animal tissue are made up of cell। तो अभी तो तुमको हम दोनों का अलग अलग बता दिया तो समझ में आ ही गया होगा। They however were unsuccessful in explaining how new cells are formed। तो जब इनसे पूछा गया कि सर आप लोग ये बता दो कि नया सेल कहाँ से आता है, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तब हमारे सामने कौन आए, ध्यान दो, डायग्राम पहले देख लो। हमारे सामने मतलब आए ये साहब, इनका नाम है विर्चॉ, रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक है, इनका नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चॉ। इन्होंने हमें क्या बताया, देखो, विर्चॉ फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन भाई साहब ने क्या कहा, इन भाई साहब ने कहा कि सुनो ऐसा है ना, कोई भी जो नया सेल तुम देखते हो ये कहीं हवा से उड़ के नहीं आया है, कोई सेल पहले होगा, उसका डिवीजन हुआ होगा। ठीक है, ऐसे समझो, कोई सेल पहले रहा होगा, उसका डिवीजन वगैरह हुआ होगा, तब जाके नया सेल बना, फिर इसका डिवीजन होगा तो फिर नया सेल बनेगा, इसका डिवीजन होगा तो फिर सेल बनेगा। यानी सेल का डिवीजन जो तुम समझ रहे हो ना कि एक सेल का डिवाइड होकर के दो बनेगा, फिर दो से फिर दो, फिर दो से दो, तो ये जो इन्होंने बताया कि जो नया सेल है वो कहीं हवा से नहीं आ रहा है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो सेल डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड हो जा रहा होगा और वहीं से नया सेल दिख रहा है। तो जब इन्होंने ये बात हमें बताया, तो उसके बाद इनको अब हम हटा देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, मतलब स्लाइडन और स्वान के बातों को विर्चॉ के बातों के साथ मर्ज करके एक थ्योरी हमारे सामने दी गई, और वो थ्योरी को ही हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। तो ध्यान दो, सेल थ्योरी क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो सेल थ्योरी क्या है, ध्यान देना। तो सेल थ्योरी हमारा कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कह रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वो किससे बना हुआ है, सेल से। क्योंकि अगर सुनो ना, प्लांट भी अगर सेल से बना है और एनिमल भी अगर सेल से बना है, तो हम कह सकते हैं ना कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो सबका सब किससे बना है? सेल से बना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये बात तो हम लोग स्टार्टिंग में ही सेल के बारे में समझ चुके थे कि सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे घर को ईंट से बनाते हो ना, तो वैसे ही कोई भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सेल है। और बेसिक फंक्शन करने वाला भी सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? सेल है। वो फंक्शन करता है तो ही हमारा लाइफ मतलब आराम से चल पाता है, वी आर लिविंग। तो सेल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन करने वाला हमारे बॉडी में कौन है? तो बोलेंगे सेल है। और तीसरा वाला जो विर्चॉ साहब ने हमें बताया, उस बात को ऐड ऑन कर दिया गया सेल थ्योरी में कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो तुमसे अगर सेल थ्योरी पूछेगा ना, तो तुमको इन 3 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक बात है। अब आगे हम लोग बात करते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। आओ जरा समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो, आई होप कि नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है समझने का कोशिश करो। देखो, पहले यहाँ पे समझो। मान के चलो कोई एक सेल है, मान के चलो कोई एक क्या है? सेल है। और ये क्या करता है? मतलब खुद से खाना खा भी लेता है, उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है, और खुद से उसको बाहर भी निकाल देता है। और मतलब अकेला ही जिंदा है, अकेला ही सेल है और अकेला ही जिंदा है, अकेला ही खा भी रहा है, उसको डाइजेस्ट भी कर रहा है यानी तोड़ भी रहा है, और उसको बाहर भी खुद से निकाल रहा है यानी जो भी वेस्ट है उसको खुद से बाहर भी निकाल रहा है। तो ये अकेला अगर सब कुछ कर रहा है तो ये तो ऑर्गेनिज्म है हमारा। और ये एक ही सेल सारा काम कर रहा है, एक ही सेल सारा काम कर रहा है। ठीक है, खाना खा भी है अपने से रहा है, उसको डाइजेस्ट भी खुद कर रहा है, निकाल भी खुद रहा है। इसी को कहा जाता है क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला तुम यूनिसेल्युलर समझ गए, जब एक ही सेल सारा काम करे, खुद काम करे और वो लिविंग हो, तो उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब होता है। छोटा मोटा जो मतलब होता है ना, वो सब इसी के अंदर आता है यूनिसेल्युलर में। मल्टीसेल्युलर का बेस्ट एग्जांपल हम लोग इंसान ले सकते हैं। इंसान जैसे हमारे शरीर में एक सेल नहीं है, हम लोग के शरीर में बहुत सारा सेल है। जैसे हमारा लीवर का जो सेल है वो अलग काम करता है, किडनी का जो सेल है वो अलग काम करता है, ठीक है, हार्ट का जो हमारा सेल्स है वो अलग काम कर रहा है। यानी हमारे शरीर के अंदर अलग अलग सेल का काम अलग अलग होता है। ठीक है, और सारा का सारा मिल करके एक बॉडी को लिविंग रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हो जाए तो फिर लिविंग होने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो नाम से समझ रहे हो, मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारा सेल, यानी बहुत सारा सेल मिलकर के किसी बॉडी को बनाएगा, तो वो मल्टीसेल्युलर होगा। और यूनिसेल्युलर का मतलब हो गया जब सिर्फ एक ही सेल है और वही खाना खा भी रहा है, वही खाना वेस्ट को निकाल भी रहा है, डाइजेस्ट भी खुद कर रहा है, सब कुछ अकेले ही कर रहा अगर है, उसको बोला जाता है यूनिसेल्युलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जरा इसके डिफरेंस को रीड करते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, यूनिसेल्युलर में क्या है? अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल, अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। अभी बताया ना, एक सिंगल सेल ही क्या है? अपने आप में पूरा ऑर्गेनिज्म है। उसको वो अकेले ही जिंदा है और अकेले ही सारा काम कर रहा है। तो वही बात यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये बात तो बता ही दिए कि अकेला ही जब सारा काम कर रहा है तो इसमें कोई भी काम का बंटवारा तो नहीं हुआ ना। तीसरा, तुमको एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल देखो, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया, ईटीसी। तो कुछ एग्जाम्पल्स यूनिसेल्युलर का याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीसेल्युलर भी हम लोग समझ ही चुके हैं कि मल्टीसेल्युलर हमारा क्या होता है। तो मल्टीसेल्युलर हमारा मल्टीपल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, कह रहा है कि बहुत सारा सेल्स आपस में मिलके इन ए सिंगल बॉडी विच एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। कह रहा है कि बहुत सारा सेल्स मिल करके बॉडी पार्ट्स बनाता है और सारा अपना अपना मतलब काम करता है और एक बॉडी को कहीं ना कहीं क्या करता है? रेगुलेट कर रहा होता है कि बॉडी आराम से चल सके। ठीक है, तो मल्टीपल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी विच एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस। समझ में आया? डिफरेंट फंक्शन, सबका काम बेसिकली अलग अलग होता है। मतलब हम लोग के बॉडी में जैसे है ना कि लीवर का अलग काम है, लीवर के सेल्स का अलग काम है, किडनी के सेल्स का अलग काम है ना, हार्ट के सेल्स का अलग काम है, सबका सेल का अपना 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 काम होता है ना। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स उसका अलग काम है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जो सेल हमारा न्यूरॉन है उसका अलग काम है। तो सभी का अलग अलग काम है। ठीक है, और सभी मिल करके एक बॉडी को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर।
तो भाई काम का बंटवारा तो बता ही दिया, तो ये बात तो पॉइंट तो लिखना ही है अपने को, कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए पॉइंट में। उसके बाद हम बता रहे एग्जाम्पल, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इटीसी इसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना कि शेप एंड साइज ऑफ सेल, कि भाई ये जो हमारा सेल होता है इसका साइज और शेप कैसा कैसा होता है। तो हम तुमको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, ध्यान दो, इस डायग्राम को जरा गौर से देखो, ये हमारा सेल्स है। ठीक है, तो तुम ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि सेल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता 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 है, ऐसा। सेल का जो साइज और शेप है ना वो अलग अलग हो सकता है। मतलब सेल का जो साइज है, साइज यानी छोटा बड़ा, वो हो सकता है। सेल का जो शेप है वो किसी भी शेप का हो सकता है देखने में। ठीक है, हालांकि दो सेल का नाम हम तुमको बता रहे हैं जिसको ध्यान रखना, जिसका शेप चेंज होते रहता है। दो सेल ऐसा है जिसका सेल चेंज होते मतलब शेप चेंज होते रहता है, WBC और दूसरा अमीबा। ठीक है, ये दोनों ऐसा सेल है मतलब जिसका शेप चेंज होते रहता है, बिकॉज इसका कोई शेप ही नहीं होता है। जिसका कोई शेप ही ना हो तो उसका मतलब शेप क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो इसका अगर तुमसे शेप कहा जाए तो शेप किसी भी शेप का हो सकता है, हम तुमको बता देते हैं अभी नाम किस किस शेप का ये हो सकता है, और इसका साइज भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो डायग्राम से देख के पता चल ही रहा है अपने को। अब देखो सम सेल्स हैव फिक्स्ड शेप लाइक इलिप्टिकल, स्पेरिकल, स्पिंडल शेप, नॉफ थर्ड, डिस्कॉर्डियल, इलोंगेटेड, etc। मतलब ये सब शेप का नाम है कि इसे इस तरह का शेप तुमको देखने को मिल सकता है। वाइल सम सेल्स लाइक WBC एंड अमीबा कीप चेंजिंग देयर शेप्स, बताएं हम अभी। स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा का ना एक और नाम होता है, तो अगर लिखना हो तो लिख लेना कहीं, फिर हम उसको रफ कर देंगे। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है दैट इज PPLO। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लियोरो न्यूमोनिया, प्लियोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। ये किसका नाम है, तो ये हमारा नाम किसका होता है, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया का ही एक टाइप होता है, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल अगर तुमसे पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा। ये PPLO भी माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या है, PPLO, और फुल फॉर्म तुम्हारे सामने है तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल। तो पता ही है लॉन्गेस्ट सेल क्या किसका होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। किसका, ऑस्ट्रिच का। किसका, ऑस्ट्रिच का। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो इसको ध्यान रखना बिल्कुल। अब हमारा आता है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर इसको शॉर्ट भाषा में समझना है ना तो ऐसे समझो, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे सेल होता है ना, तो सेल के अंदर ना एक जगह होता है, सेल के अंदर एक जगह होता है जहां पर DNA वगैरह पाया जाता है। तुम इतना ही समझो अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इस चैप्टर का। तो सेल के अंदर ना एक ऐसा जगह होता है जहां पर DNA वगैरह पाया जाता है। इसी जगह को मतलब इसी क्षेत्र को अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, इसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब तो उसको यूकैरियोटिक बोलना, और अगर न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, उसके अंदर का मटेरियल दिख रहा है यानी DNA दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियस अगर नहीं दिख रहा है तो उसको प्रोकैरियोटिक बोल देना। शॉर्टकट भाषा में ये समझ लो तुम। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियो का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी जिसका न्यूक्लियस प्रो है, प्रो का मतलब यहाँ पे वो PUBG वाला प्रो बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रो का मतलब है जिसका न्यूक्लियस मतलब एकदम प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अभी हम तुमको डायग्राम दिखाएंगे। वेल डिफाइंड नहीं है तो उसी को बोलेंगे, मतलब जिसके सेल के अंदर तुमको न्यूक्लियस नहीं दिखे, न्यूक्लियस यानी ये ऐसा करके गोल करके अपने को न्यूक्लियस नहीं दिखे, उसको तुम बोलोगे प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल के अंदर तुमको न्यूक्लियस दिख गया, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखेगा ना, उसको बोलोगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे, है ना, फटाफट से। तीनों हम समझा देते हैं अभी तुमको, प्रोकैरियोटिक भी यूकैरियोटिक भी। प्रोकैरियोटिक कहाँ गया, ये देखो, ये प्रोकैरियोटिक है। कैसे, अगर इस सेल, ये एक सेल है बैक्टीरिया बेसिकली, अगर इसको अपन फाड़ फूड़ के देखें ना इसका अंदर, तो इसके अंदर अपने को ऐसे ऐसे दिख रहा है बस। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज DNA।
और हम क्या बोले थे कि डीएनए कहाँ होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या यहाँ पे कहीं तुमको न्यूक्लियस दिख रहा है भाई, ये पूरा सेल है, ठीक है, और ये सब का नाम हम अभी बता रहे हैं। तो ये जो सेल है इसके अंदर एक जगह, कहीं जगह दिख रहा है, कोई जगह है नहीं है, बस डीएनए क्या है, ऐसे जहां तहां मन उसका घूम रहा है। अगर जहां तहां डीएनए घूम रहा हो ना, तो मतलब न्यूक्लियस इसमें नहीं है भाई। कहाँ है न्यूक्लियस, नहीं है, नहीं है, इसलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं। ये कैसा सेल है तुम्हारे सामने, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसके अंदर अपने को ये जो दिख रहा है ना, ये जो पूरा यहाँ पे पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज डीएनए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन 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 डॉट्स क्या है, दैट इज राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 3 लेयर तुमको दिख रहा होगा, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। सबसे अंदर वाला जो पिंक लेयर है ना, उसको कहा जाता है, ये वाला जो अंदर वाला दिख रहा है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रान। देखो लिखा हुआ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रान। उससे बाहर आओगे तो क्या दिखेगा, सेल वॉल। और उससे बाहर आओगे तो सबसे बाहर जो ये वाला दिख रहा है, ये बाहर वाला क्या है, कैप्सूल। तो सबसे अंदर वाला लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रान। मतलब ऐसा समझ लो ना कि इसको 3 चादर से ढक दिया गया है। पहला चादर कौन है, सबसे नीचे वाला चादर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रान। उससे बाहर वाला सेल वॉल, और सबसे बाहर कौन सा चादर है, कैप्सूल, ठीक है। और अंदर में कोई पूछे कि न्यूक्लियस होता है क्या, तो बोलना नहीं, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं इसमें। इसमें न्यूक्लियस अपने को कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसको हम लोग न्यूक्लाइड बोल सकते हो, न्यूक्लाइड बोल सकते हो, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लाइड बोल सकते हो, ठीक है। और डीएनए, मतलब जहां पर भी ये तुमको डीएनए दिखेगा ना, उस जगह को तुम न्यूक्लाइड बोल सकते हो, न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हो, न्यूक्लाइड बोल सकते हो, ठीक है। न्यूक्लाइड बोल सकते हो, न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हो। और ये वाला क्या है, डीएनए है, ठीक है। और अंदर में जो उसका फ्लूइड भरा हुआ है, बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। हालांकि साइटोप्लाज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे साइटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या होता है। जो तुम साइटोप्लाज्म जानते हो वो साइटोप्लाज्म है या एक्चुअली में कुछ और होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब साइटोप्लाज्म का हम लोग लेक्चर लेंगे तब। तो ये 3 तरह का इसमें वालों के समझ गए। इसमें तुमको इस तरह का जो है धागा 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 दिख रहा होगा, ये जो निकला हुआ रहता है ना, ये चिपकने में मदद करता है। जब भी इसको किसी के साथ चिपकना होगा, तो ये जो तुमको दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा छोटा, ये उसको मदद करता है किसी के साथ चिपकने में। हमारे शरीर में आएगा तो हमारे अंदर किसी भी मतलब पार्ट में अगर इसको अटैच होना होगा, जुड़ना होगा, पकड़ना होगा, तो ये इसी के सहारे पकड़ लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलस। इसको पीली भी कहा जाता है। पीली प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो पीली कैसा वर्ड है, पाइलस का ही प्लूरल क्या हो जाता है, पीली, ठीक है। मतलब ये बहुत सारों को पीली बोलेंगे, एक को पाइलस बोलते हैं। और इसके साथ ये पुछड़ी की तरह दिख रहा है, इसको बोला जाता है फ्लैजिलम। इसके मदद से ये ना ये मूवमेंट कर पाता है, मतलब इसको कहीं जाना है तो इसी के मदद से ये मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, प्रोकैरियोट के बारे में समझ में आ गया। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लाइड होता है। न्यूक्लाइड क्यों बोल रहे हैं, ये जो तुमको डीएनए जहां दिख रहा है ना, बस इसी जगह को हम लोग न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लाइड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके सहारे से ये लोकोमोशन करता है, यानी आगे की तरफ मूवमेंट करता है। और ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लाइड भी बोल देते हैं, डीएनए भी बोल देते हैं। और राइबोसोम देखने को मिलता है, ये जो ग्रीन डॉट्स है राइबोसोम है, और साइटोप्लाज्म। इसके अलावा कुछ भी अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी देखने को अंदर नहीं मिलता है। यानी तुमसे ये बोला जाए कि क्या इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होता है, ये बोला जाएगा तुमसे कि क्या इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होता है। सेल ऑर्गेनल्स हम लोग किसको बोलते हैं, सेल के अंदर ना बहुत सारा चीज़ तुमको देखने को मिलेगा। अभी प्लांट सेल, एनिमल सेल देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। तो सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछेगा कि क्या सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है, तो नहीं मिलता है। सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो देखने को मिलता है, बस, ठीक है। राइबोसोम के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक समझ गए, सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और बस यही 2-3 बातों को ध्यान रखना। और इसका जो कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल नहीं, ये जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल होता है, ये किसका बना होता है, बेसिकली बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का। अभी लिखा हुआ होगा, हम तुमको वहां पे रीड करा देंगे। पेप्टिडोग्लाइकन का ये सेल वॉल बना होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें किसके बारे में बात करें, तो अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ध्यान से देखो, हम दोनों को एक साथ यहाँ पे ले लेते हैं, प्लांट को भी ले लेते हैं, ठीक है, और एनिमल वाले को भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसका डायग्राम स्कूल में तुम कैसे बनाओगे हम वो भी तुम्हारे सामने अभी दिखाएंगे। इन दोनों को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ध्यान से समझना, जल्दी आराम से। इसका देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसका देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तुमको दिख रहा है इसमें, ये वाला न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो इसका भी न्यूक्लियस तुमको दिख रहा है, इसका भी न्यूक्लियस तुमको दिख रहा है।
तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से कवर होगा, एकदम बढ़िया से न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होगा सब कुछ, है ना। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। इसमें भी वेल डिफाइंड है, इसमें भी वेल डिफाइंड है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है, और ये दोनों को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बातें तुमको समझनी थी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये वगैरह वगैरह ये सब तो हम लोग एक एक क्लास लेक्चर लेंगे तो उसमें सभी बातों को समझेंगे। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, प्लास्टिड वगैरह सारा चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस पर अभी मत जाना, अभी तुमको बस ये समझना है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस समझना था। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, और ये सब जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना बहुत सारा, ये सबको बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये जो बहुत सारा दिख रहा है न्यूक्लियस के अलावा जो भी तुमको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिख रहा है इसके अंदर, मतलब जो भी चीज़ें तुमको अंदर दिख रही है ना उस सेल के अंदर, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इसमें सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है, साथ ही में इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि न्यूक्लियस अच्छे तरीके से दिख रहा होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो एक्चुअली दो मेम्ब्रान होता है उसमें, दो मेम्ब्रान का मतलब दो चादर से वो ढका होता है बेसिकली न्यूक्लियस, तो वेल डिफाइंड होता है। तो इसी को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर ये क्या है इसके बारे में सब समझ लेंगे तो फिर पूरा लेक्चर तो भी ये हो जाएगा। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस। अभी टेंशन मत लो, आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक एक चीज़ के बारे में ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब तुमको अगर एग्जाम में ये बनाना हो डायग्राम तो इतना तो मतलब ये नहीं बनाना है तुमको। तो एग्जाम में तुम्हारे लिए कौन सा डायग्राम है हम दिखा देते हैं। एग्जाम में ये डायग्राम बना देना सिंपल। देखो ये एनिमल सेल का हो गया, ठीक है। एनिमल सेल का डायग्राम ये हो गया, ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। ये बीच में क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह बोलते हैं, वो हम बताएंगे फिर, क्योंकि हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से फिर पढ़ना भी है। ये सबको अपन लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसको गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। ये वैक्यूल हो गया, ये पेरोक्सिसोम हो गया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अंदर में जो मतलब लिक्विड वगैरह है उसको अपन यहाँ पे साइटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का रेटिकुलम होता है। हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही समझ रहे हैं ना, उसके सेल के अंदर मत चले जाना कि क्या क्या है, उसको तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ना भाई, ठीक है। तो ये हमारा यूकैरियोटिक का डायग्राम हो गया, और प्रोकैरियोटिक बनाना है तो ये बना सकते हो, ठीक है। ये प्लांट सेल हो गया, सॉरी यूकैरियोटिक ही बनाना है, ये दोनों यूकैरियोटिक है, वो एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर तुमको क्या मिलेगा देखने को, सेल वॉल। सेल वॉल हमारे एनिमल सेल में नहीं होता है इसलिए नहीं बनाए थे, ठीक है। उसके अंदर तुमको ये क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रान। फिर ये क्या है, वैक्यूल। ग्रीन वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये क्या हो गया, लाइसोसोम। ये हो गया गोल्जी अपैरेटस, और एज यूजुअल ये न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और छोटा छोटा राइबोसोम तो फैला रहता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। राइबोसोम देखो, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। यही एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो ये डायग्राम तुम दोनों हम तुमको अभी स्क्रीनशॉट लेने दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बना सकते हो। और वैक्यूल इसमें एक ठो पाया जाता है बहुत बड़ा, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल पाया जाता है, और लगभग 90% तक ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। लगभग 90% तक ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, इतना बड़ा होता है। और अगर वही बात करो ना तुम एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल में बहुत सारा वैक्यूल होता है, छोटा 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 बहुत सारा क्या पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे मतलब एनिमल सेल में बहुत सारा वैक्यूल होता है लेकिन छोटा छोटा, और प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ठीक बात है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस वगैरह है, बट अभी तुम उस पर मत जाओ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस डायग्राम तुमको समझना था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक बात है। आई होप ये समझ गए, ठीक है। ये डायग्राम को अच्छे से मतलब ड्रॉ कर लेंगे। अब इस चीज को पढ़ लो एक बार फटाफट से, फिर हम लोग लेक्चर को ऑफ करेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान दो। प्रोकैरियोटिक सेल में कहा गया है जनरली स्मॉल, जनरली ये छोटा होता है। नो न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सही बात है ना, बताए थे ना हम, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, बताए थे ना, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है एक्सेप्ट, तुमसे पूछेगा कि ठीक है सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, लेकिन कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है प्रोकैरियोट में, दैट इज राइबोसोम, वो याद रखना। एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मतलब प्रोकैरियोट में पाया जाता है, वो है राइबोसोम, ठीक है। सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जब हम अभी बता रहे थे प्रोकैरियोटिक का, जब डायग्राम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में भी, तो वहाँ पे हम बोले थे ना कि वो जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बेसिकली, बिकॉज वो बैक्टीरिया का ही था डायग्राम। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लाइड, मतलब डीएनए जो है ना उसी को यहाँ पे न्यूक्लाइड कहा जा रहा है बेसिकली, तुम इतना ध्यान रख लो, ठीक है। जो डीएनए है उसका, उसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लाइड बोल रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलने का।
प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं बोलने का, न्यूक्लाइड बोलने का वही डीएनए है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये डायग्राम तो समझ ही चुके होगे। अब ये डायग्राम तो समझ ही चुके होगे, ये डायग्राम तो हम समझा ही दिए थे, बता दिए थे ना। ये क्या अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लाइड दिख रहा है। ये अंदर वाला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बाहर क्या हो गया, सेल वॉल, और सबसे बाहर क्या हो गया, कैप्सूल, ये फ्लैजिलम हो गया, और अंदर क्या साइटोप्लाज्म भरा हुआ, और ये सब पाइलस है। ये डायग्राम तो हम लोग अभी समझ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जनरली बड़ा होता है, लार्ज होता है। देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी तुमको हम दो डायग्राम दिखाए थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। हम बोले थे ना कि इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, तो तुम बोले दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है उसमें। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल के अंदर बहुत सारा चीज भी देखे ना तुम, प्लांट सेल और एनिमल सेल जब देखे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या है, प्रेजेंट है। सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, वो एनिमल सेल में नहीं होगा, मतलब प्लांट सेल में होगा, और वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। हालांकि सेल वॉल हम लोग लेक्चर जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल में मतलब किससे बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह सारा चीज डिस्कस करेंगे। अभी जो लिखा हुआ बस उसको रीड कर लो। सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हम बताए भी थे स्टार्टिंग में कि जो डीएनए होता है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो वही न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं था, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही ना पाया जाएगा भाई, ठीक है। वही बात कह रहा है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल नहीं समझे, डीएनए हो गया, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस अभी तुमको हम डायग्राम में दिखाए थे कि कहाँ था, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक 31 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। और अब अगर इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहो तो ले लेना पॉज करके, ठीक है। और ये वाला का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये ले लो। एग्जाम में अगर डायग्राम पूछेगा ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, तो सिंपल यही डायग्राम बना के आना, ज़्यादा कुछ मतलब उसमें घिच-पिच करके आने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा ये डायग्राम बना देना, मार्क्स मिल जाएगा। और ये सब जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब लिख देना। हालांकि ये सब हम लोग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सब कुछ पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। लेकिन एक ही लेक्चर में सारा चीज़ तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस बातों को समझेंगे, इसका भी सारा चीज़ पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, SER RER तो वही हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है, सेल वॉल क्या है, ये सभी चीज़ों को हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बिकॉज हमारा चैप्टर में अब है ही यही, हम लोगों को यही सब चीज़ों के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना पड़ता है कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहा है अंदर में, सेल के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, इसी के बारे आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी चीज़ आपको सेल के अंदर दिख रही होती है, इसी के बारे आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो उसी को तो अब पढ़ना पड़ेगा हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होगे, ठीक है, और इसका तो पहले ही ले लिए। तो आई होप कि यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ते रहो, सीखते रहो, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।